वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। मैं सहायक आचार्य सहदीप सिंह, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय इटावा। आज का हमारा टॉपिक है अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव। तो अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया बहुत जटिल है और इसको मैं आपको बहुत सरल ढंग से समझाने की कोशिश करूँगा। और इसको समझने के लिए इसके कुछ शब्दों को अगर हम गहराई से जान लें तो अमेरिका के राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया को समझना बहुत आसान हो जाता है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे पहले शुरू होते हैं प्रथम चरण में प्राइमरी और कॉकसेज। तो हम समझेंगे कि प्राइमरीज और कॉकसेज क्या हैं और इसके बाद डेलीगेट्स। प्राइमरीज एंड कॉकसेज के माध्यम से डेलीगेट्स होते हैं। तो डेलीगेट्स क्या होते हैं, किसके लिए डेलीगेट्स क्या काम करते हैं। फिर होता है नेशनल पार्टी कन्वेंशन और उसके बाद इलेक्टोरल कॉलेज, फिर विनर्स टेक ऑल। ये कुछ ऐसी शब्दावलियाँ हैं, अगर इनको समझ लिया जाए कि ये क्या हैं और कैसे काम करती हैं तो निश्चित रूप से अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव की सारी प्रक्रिया हमारे समझ में आ जाएगी। अब हम हर एक बारीकियां और हर एक डाउट जो मन में रह जाते हैं समझने से पहले उनको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्राइमरीज और कॉकसेज क्या हैं और क्यों होती हैं। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव, अमेरिका का राष्ट्रपति एक दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति होता है और वो पद बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए उस पद को प्राप्त करने वाले बहुत होते हैं, बहुत लोग चाहते हैं कि वो उस पद को प्राप्त कर सकें। मूलतः अमेरिका में दो पार्टियां हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। तो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक में से बहुत सारे उम्मीदवार अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवार राष्ट्रपति पद पर खड़ा होने के लिए दावा करते हैं। तो पहले चरण प्राइमरी और कॉकसेज में पार्टियों के द्वारा अपने उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जाती है। यानी हमारी पार्टी की ओर से या डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी की ओर से उनका उम्मीदवार कौन होगा, फाइनल उम्मीदवार कौन होगा, ये प्रक्रिया प्राइमरी और कॉकसेज के माध्यम से पूरी की जाती है। तो प्राइमरी और कॉकसेज क्या हैं। देखिए, प्राइमरी में क्या होता है कि ये एक तरह से स्टेट लेवल पर वोटिंग होती है जो गवर्नमेंट के माध्यम से संचालित होती है। इसमें जो पार्टी के रजिस्टर्ड वोटर हैं वो वोट डालते हैं उन उम्मीदवारों को जो उस पार्टी के जो उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होना चाहते हैं, उनके लिए वो वोट डालते हैं। उसके बाद ये प्राइमरीज की प्रक्रिया है और इसी प्रकार कॉकसेज की भी प्रक्रिया है। कॉकसेज थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, इसमें पहले डिबेट और डिस्कशंस होते हैं और उसके बाद फिर वोटिंग होती है, या ओपन वोटिंग कह सकते हैं इसको, कि एक मीटिंग होती है और मीटिंग के बाद फिर उसमें वोटिंग होती है। और ये एक पार्टी की निजी गतिविधि है, इसको स्टेट गवर्नमेंट संचालित नहीं करती, ये पार्टी की निजी गतिविधि है। तो अब ये दोनों चीज़ें कहीं प्राइमरी होती हैं, कहीं कॉकसेज होती हैं। अब ये दोनों चीज़ें कई प्रकार की हैं, ये बंद भी हैं, खुली भी हैं, ये आधी बंद और आधी खुली, इस प्रकार से कई रूपों में हैं। तो आखिरकार इन दोनों का उद्देश्य यही है कि वो एक उम्मीदवार निकाल के लाएं। इन दोनों में डेलीगेट्स चुने जाते हैं। कौन? डेलीगेट्स। अब ये डेलीगेट्स क्या होते हैं? ये डेलीगेट्स होते हैं जो पार्टी के नेशनल कन्वेंशन में फाइनल रूप से उम्मीदवारों को, राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवारों को अपना वोट डालेंगे। प्राइमरी और कॉकसेज से डेलीगेट निकल के आते हैं। जैसे अब ये डेलीगेट निकलने की भी दो तरह की विधि हैं, एक विनर टेक्स ऑल और एक है प्रोपोर्शनल मेथड।
तो दोनों पार्टियों के अपने अपने अलग रूल हैं कि वो किस मेथड को ऑप्ट करती हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों के अलग अलग रूल हैं कि वो प्राइमरी कॉकसेस में किस किस रूल को अपनाएंगे। जैसे प्रोपोर्शनल रूल्स जो है डेमोक्रेटिक पार्टी में है, जैसे जब डेलीगेट्स अवार्ड होते हैं, जब मतदान होता है डेलीगेट्स के लिए, मान लीजिए कि प्राइमरी में डेलीगेट्स मतदान होना है और डेलीगेट्स चुने जाने हैं, तो मतदान तो होगा राष्ट्रपति के उम्मीदवारों के लिए, उनके नाम से होगा। और कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि कहीं कहीं तो राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवारों के नाम से मतदान होता है, और कहीं कहीं होता है वो होता है डेलीगेट्स के लिए मत डाले जाते हैं। और ये डेलीगेट्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्लेज्ड डेलीगेट्स, एक अनप्लेज्ड डेलीगेट्स। प्लेज्ड डेलीगेट्स का मतलब है जो जिनको वो जिस कैंडिडेट के लिए खड़े हुए हैं या जिस कैंडिडेट के नाम पर उनको इलेक्ट किया गया है वो उसी को वोट डालेंगे, ये प्लेज डेलीगेट है। और इनको बाउंड डेलीगेट भी कहा जाता है। और कुछ है सुपर डेलीगेट्स या अनबाउंड डेलीगेट्स जो निश्चित होते हैं, पार्टी के बड़े पदाधिकारी वगैरह होते हैं। तो ये डेलीगेट्स जब हो जाएंगे उसके बाद डेलीगेट पार्टी के नेशनल कन्वेंशन में, हाँ, और डेलीगेट्स उसी कैंडिडेट को मिलते हैं जो कम से कम प्राइमरी या कॉकसेस में 15% वोट प्राप्त करता हो। प्राइमरी और कॉकसेस में जो वोट डालते हैं वो पार्टी के पंजीकृत मतदाता सदस्य, पार्टी के पंजीकृत सदस्य या जिनको मतदाता भी कह सकते हैं, पार्टी के पंजीकृत मतदाता अपने उम्मीदवारों के लिए मत डालते हैं। जिस उम्मीदवार को जितने मत मिले उसके अनुपात में उसको डेलीगेट्स मिल जाते हैं, या तो ये पद्धति अपनाई जाती है, या जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा मत मिले उसको सारे की सारे डेलीगेट्स मिल जाते हैं। जैसे एक राज्य से 20 डेलीगेट्स हैं, अगर हमें प्रोपोर्शनल पद्धति अपनाएंगे तब तो उसके अनुपातिक हिसाब से कि जिसको जितने प्रतिशत मत मिले हैं उसको उतने डेलीगेट्स आवंटित कर दिए जाएंगे। और अगर हम विनर्स टू टेक ऑल करते हैं तो जिसको सबसे ज़्यादा मत मिलते हैं वो अपने सारे डेलीगेट्स उसको मिल जाते हैं। तो उसके बाद जब ये डेलीगेट्स नेशनल पार्टी कन्वेंशन में अपने उम्मीदवारों को फाइनल वोट करते हैं कि किसको करेंगे, उसमें बहसें होती हैं, और उसके बाद जो उम्मीदवार डेलीगेट्स का एक बहुमत प्राप्त कर लेता है वो उस पार्टी का उम्मीदवार हो जाता है। अगर वो नहीं कर पाता है उन डेलीगेट्स का बहुमत तो क्या होगा, कंटेस्टेड वो कन्वेंशन, आगे एक और कन्वेंशन होगा जिसको कंटेस्टेड कन्वेंशन कहते हैं। फिर उसमें डेलीगेट्स और सुपर डेलीगेट्स दोबारा वोटिंग करेंगे, और डेलीगेट्स और सुपर डेलीगेट्स दोनों का मिलके जो बहुमत प्राप्त करेगा वो जीतेगा। तो इसके बाद फिर जब जो उम्मीदवार, पार्टियों के उम्मीदवार तय हो जाते हैं और उसके बाद फिर चुनाव प्रचार शुरू होता है, और एक दिन जनरल इलेक्शन होता है। जनरल इलेक्शन में अमेरिका की पूरी जनता वोट डालती है अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के लिए। हालांकि ये डायरेक्ट वोटिंग सिस्टम नहीं है, यहाँ इलेक्टोरल कॉलेज का प्रयोग किया जाता है, परंतु वोट डाले जाते हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के नाम पर ही वोट डाले जाते हैं। अब ये है कि जिस स्टेट में केवल 2 स्टेट हैं, मैने और एक और स्टेट है, उनको छोड़कर सभी स्टेट में विनर्स टेक ऑल की पद्धति अपनाई जाती है। और जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है विनर मतदान की, तो वहाँ का गवर्नर, स्टेट वाइज उसके गवर्नर क्या करता है कि वो एक सर्टिफिकेट जारी करता है कि किसको कितने वोट मिले, और यही तय हो जाता है कि कौन राष्ट्रपति बनेगा।
अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की, विनर्स टेक ऑल पद्धति के कारण कभी कभी ये जरूरी नहीं होता कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट, नेशनल वाइड सबसे ज़्यादा वोट मिले हों, वो राष्ट्रपति बन जाए। ये विसंगति है। ये विसंगति इसलिए है, 2016 में भी ऐसा ही हुआ था कि जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तो उनको पूरे देश में लोकप्रिय वोट तो हासिल नहीं हुई थी। लोकप्रिय वोट का मतलब है जिसको पूरे देश के सबसे ज़्यादा वोट हासिल हों, क्योंकि ये ऐसा इसलिए होता है कि कुछ बड़े बड़े स्टेट और कुछ छोटे स्टेट हैं, वहाँ पर जो इलेक्टोरल कॉलेज में 538 सदस्य हैं। यहाँ इलेक्टोरल कॉलेज चलता है। इलेक्टोरल कॉलेज में मान लीजिए कि किसी स्टेट में, छोटे बड़े स्टेटों में बहुत कम अंतर से डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल की, कुछ स्टेटों में उसने बहुत ज़्यादा अंतर से हारा। तो इस कारण से हुआ क्या कि जो विनर्स टेक ऑल्स के कारण उसने स्टेट के हिसाब से सारे इलेक्टर्स, जैसे मान लीजिए कि राजस्थान के इलेक्टर्स हैं, राजस्थान में 35 इलेक्टर्स हैं और राजस्थान में उसने वोटों का बहुमत प्राप्त किया, तो 35 के 35 इलेक्टर्स उसके खाते में चले जाएंगे। ऐसा नहीं है, आनुपातिक पद्धति यहाँ नहीं अपनाई जाती, बल्कि यहाँ विनर्स टेक ऑल पद्धति अपनाई जाती है। ऐसा नहीं है कि चाहे बहुत कम अंतर रहा हो चाहे बहुत ज़्यादा अंतर रहा हो, अगर स्टेट उसने जीत लिया है बहुमत से तो उसको सारे इलेक्टर्स मिल जाएंगे। और उसके बाद औपचारिक राष्ट्रपति का जो चुनाव नवंबर में होता है और राष्ट्रपति की जो उद्घाटन है वो जनवरी महीने में होता है। अब हम देखते हैं इसको विस्तार से और ढंग से समझने का, क्योंकि थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया है जो समझ आएगी अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो। देखिए, पहले तो राष्ट्रपति कौन बन सकता है। संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार, कहाँ दिया हुआ है उसकी योग्यता, संविधान के अनुच्छेद 2 में, संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्मजात नागरिक हो, उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और कम से कम 14 वर्षों तक अमेरिका में रह चुका हो। एक तो राष्ट्रपति पद पर खड़ा होने के लिए उम्मीदवार की ये योग्यताएं हैं। उसके बाद संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष है। इस अवधि में वह स्वयं त्यागपत्र देकर अथवा मृत्यु हो जाने पर अथवा महाभियोग पारित हो जाने पर ही अपने पद से पृथक हो सकता है। महाभियोग प्रतिनिधि सभा के बहुमत के प्रस्ताव से चलाया जाता है। उसकी सुनवाई सीनेट द्वारा होती है। सुनवाई के समय सीनेट की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। 2/3 बहुमत से सीनेट राष्ट्रपति को अपराधी घोषित कर सकती है। अब तक किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग नहीं किया जा सका है और यह अभियोग देशद्रोह, घूसखोरी, अन्य गंभीर अपराधों के कारण ही लाया जा सकता है। हाँ, पुनर्निर्वाचन के बारे में क्या है। संविधान में राष्ट्रपति पद पर एक ही व्यक्ति के निर्वाचन के संबंध में प्रारंभ में कुछ नहीं कहा गया था, लेकिन 1951 के अनुसार यह व्यवस्था कर दी गई है कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक अवधि के लिए राष्ट्रपति नहीं रह सकता। राष्ट्रपति का कार्यकाल 366 दिन वाले वर्ष के पश्चात आने वाले वर्ष की 20 जनवरी की दोपहर को समाप्त हो जाता है। उसके वेतन भत्ते और सुविधाएं। राष्ट्रपति की वेतन भत्ते आदि के संबंध में संविधान मौन है। इसका निश्चय कांग्रेस करती है, जिनको राष्ट्रपति के कार्यकाल में घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन $4 लाख वार्षिक है, परंतु ये कर मुक्त नहीं है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को अपने पद के गौरव के अनुसार पर्याप्त भत्ते व अन्य सुविधाएं भी प्राप्त हैं। उसे $50,000 सामान्य खर्च कोष के रूप में भी प्रदान किया जाता है। उसके रहने के लिए लगभग 17 एकड़ भूमि का व्हाइट हाउस है।
1958 के अधिनियम के अनुसार भूतपूर्व राष्ट्रपति और उनकी विधवाओं को पेंशन की व्यवस्था भी कर दी गई है। बहुत उसको उन्मुक्तियां भी हैं। क्या उन्मुक्तियां हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति को भारी उन्मुक्तियां प्राप्त हैं। राष्ट्रपति देश के प्रधान के रूप में कहीं भी आ जा सकता है, किसी भी अपराध के लिए उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और किसी भी न्यायालय में उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। केवल महाभियोग ही एक अपवाद है। इसका अधिकार भी केवल कांग्रेस को ही प्राप्त है। राष्ट्रपति स्वेच्छा से किसी न्यायालय में साक्षी के रूप में उपस्थित हो सकता है, केवल स्वेच्छा से, बाध्यता से नहीं। उत्तराधिकार के संबंध में व्यवस्था है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाने पर उपराष्ट्रपति इस पद को धारण करता है। इन दोनों के अभाव में कांग्रेस निर्णय करती है कि कौन अधिकारी राष्ट्रपति पद पर कार्य करेगा। 1947 ईस्वी के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के उत्तराधिकार का एक नया क्रम कांग्रेस के द्वारा निर्धारित किया गया है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि पूरा इलेक्शन का साइकिल कैसे चलता है। देखिए, जनवरी से जून में जो इलेक्शन का जो वर्ष होता है, जैसे अब 2020 में इलेक्शन होगा, तो इस साल के जनवरी से जून में स्टेट एंड पार्टीज होल्ड प्राइमरीज एंड कॉकसेज, यानी स्टेट्स के द्वारा और पार्टियों के द्वारा प्राइमरी एंड कॉकसेज संपन्न की गई। क्योंकि कहीं कहीं स्टेट के द्वारा प्राइमरीज की जाती हैं और कॉकसेज जो की जाती है वो पार्टी की निजी गतिविधि है। जुलाई टू अर्ली सितंबर में पार्टी होल्ड द नॉमिनेटिंग कन्वेंशन टू चूज देयर कैंडिडेट, यानी पार्टी का जनरल कन्वेंशन होता है। सितंबर और अक्टूबर में कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन प्रेसिडेंशियल डिबेट्स। सितंबर और अक्टूबर में जो उम्मीदवार चुन लिए जाते हैं पार्टियों के द्वारा, अपने अपने उम्मीदवार तय कर दिए जाते हैं, वो बहस करते हैं, डिबेट होती हैं, अपना प्रचार करते हैं। अर्ली नवंबर इलेक्शन होता है। इस बार 3 नवंबर को इलेक्शन है। दिसंबर में जो इलेक्टोरल कॉलेज चुना जाता है वो राष्ट्रपति के लिए वोट डालते हैं। और अर्ली जनवरी तो नेक्स्ट कैलेंडर ईयर का जो अगली जनवरी आएगा, कांग्रेस काउंट द इलेक्टोरल वोट, यानी संसद वोटों की गिनती करती है। और 20 जनवरी को राष्ट्रपति औपचारिक रूप से पद धारण कर लेता है। ये पूरा साइकिल चलता है और ये शुरू हो जाता है इलेक्शन वाले वर्ष के पूर्व वर्ष में ही शुरू हो जाता है। अब देखते हैं हम राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे हो की प्रक्रिया यहाँ से हमारी शुरू होगी। अर्नेस्ट ग्रिफिथ के अनुसार अमेरिका का राष्ट्रपति अमेरिकी सरकार की सभी संस्थाओं में सबसे नाटकीय पद है। ऑग के अनुसार ये विश्व का सबसे महान शासक है। मुनरो के अनुसार लोकतंत्र में कभी भी किसी व्यक्ति के द्वारा इतनी शक्ति धारण नहीं की गई। हेरोल्ड लास्की ने अपनी रचना अमेरिकन प्रेसिडेंसी इन इंटरप्रिटेशन में लिखा है कि दुनिया में अन्य कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जिसकी तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ की जा सके। अमेरिकी राष्ट्रपति का प्रथम चरण प्रत्याशियों के नामांकन और चुनाव प्रचार से शुरू होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन के पहले चरण में अमेरिका के 2 बड़े राजनीतिक दल रिपब्लिक और डेमोक्रेट के द्वारा राष्ट्रपति पद के लिए दल के उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। अब यहाँ पे आप ये ध्यान देंगे कि प्रथम चरण किसका है? प्रत्याशियों का नामांकन और चुनाव प्रचार। अब इस प्रथम चरण में क्या करते हैं? दोनों दल, जो बड़े बड़े दोनों दल हैं, वो राष्ट्रपति पद के लिए अपने उम्मीदवारों का चयन करते हैं। अब इसके लिए क्या क्या होगा? जिसके लिए अमेरिका के 50 राज्यों के द्वारा निर्वाचन के अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। कुछ राज्य आम मतदाताओं के द्वारा दलों के प्रत्याशियों का चयन करते हैं। कुछ राज्य प्रत्याशियों के चयन के लिए कॉकस का निर्माण करते हैं, जिसके अंतर्गत राजनीतिक दल के पंजीकृत उम्मीदवार अपने दल के प्रत्याशियों के चयन के लिए शहर में एकत्रित होते हैं। जबकि प्राइमरी एक राज्य स्तर का चुनाव है, जिसके द्वारा अमेरिका के 34 राज्यों के दल के सदस्य राष्ट्रपति के प्रत्याशियों का चयन करते हैं। प्रत्येक दल के उम्मीदवारों को निश्चित संख्या में डेलीगेट्स के समर्थन की आवश्यकता होती है।
जिसके बाद ही राष्ट्रपति पद के आधिकारिक उम्मीदवार बन जाते हैं। यानी केवल उम्मीदवार का चयन हो रहा है दलों के द्वारा, ध्यान रखना आप। और इसमें कुछ शब्द आए जो प्रथम चरण में क्या आए, कॉकस, और दूसरा आया प्राइमरी। इसमें कॉकस, प्राइमरी और डेलीगेट्स। अब इनको हम विस्तार से देखेंगे कि कॉकस क्या है, प्राइमरी क्या है और डेलीगेट्स क्या है, ये कैसे वर्क करती हैं। कॉकसेस हर एक राज्य में अलग प्रक्रिया है। तो सामान्य रूप से कॉकस क्या है, सामान्य रूप से प्राइमरी क्या है और ये कैसे काम करती हैं, जब हम ये समझ लेंगे तो हम राष्ट्रपति के चुनाव के प्रथम चरण को निश्चित रूप से अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए, प्राइमरी और कॉकस और राजनीतिक सम्मेलन, ये प्रथम चरण की प्रक्रिया है। चुनाव की प्रक्रिया प्राइमरी और कॉकस से शुरू होती है। प्राथमिक चुनाव यानी प्राइमरी और कॉकस से शुरू होती है। ये दो तरीके हैं जो राज्यों को एक संभावित राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का चयन करने के लिए उपयोग करते हैं। ये दो तरीके क्या हैं, जो राष्ट्रपति पद का, जो दलों के द्वारा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। सामान्य तौर पर देखिए क्यों किया जाता है, मैं पहले बता चुका हूँ कि हर एक दल में कई लोग दावा करते हैं कि हम राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। तो उनमें से किसी दलों में से एक एक उम्मीदवार को छांटने के लिए इन तरीकों का उपयोग किया जाता है। ये तरीके हैं प्राइमरी और कॉकसेस। तो आइए, प्राइमरी क्या है। सामान्य तौर पर प्राइमरी मतदान के लिए गुप्त मतपत्र का उपयोग करते हैं और कॉकस मतदाताओं की स्थानीय सभाएं हैं जो एक विशेष उम्मीदवार के लिए बैठक के अंत में मतदान करते हैं। बात और क्लियर होगी आगे की स्लाइड में। देखिए, प्राइमरी राज्य और स्थानीय सरकारों द्वारा चलाए जाते हैं और मतदान गुप्त मतदान के माध्यम से होता है। यानी प्राइमरी में क्या होगा, जैसे प्राइमरी होती है किसी स्टेट में, तो उसमें राज्य सरकार के द्वारा राज्य स्तर पर चुनाव संपन्न कराया जाता है। चुनाव हर जगह चुनाव कराया जाएगा, जिलों में और नगर पालिकाओं में सब जगह चुनाव संपन्न कराया जाएगा। ये है प्राइमरी। प्राइमरी में क्या बात ध्यान रखनी है कि इसमें गुप्त मतदान का प्रयोग होता है और इसमें चुनाव सरकार के द्वारा कराया जाता है। कॉकस में क्या होता है, राजनीतिक दलों के द्वारा संचालित निजी बैठकें हैं। यानी ये क्या है, राजनीतिक दलों के द्वारा संचालित निजी बैठक। ये काउंटी, जिले या पूर्व या प्राथमिक या स्थानीय स्तर पर आयोजित होती हैं। अधिकांश वे प्रतिभागी द्वारा अपने समर्थित उम्मीदवार के अनुसार खुद को समूह में विभाजित करते हैं। ये कॉकस के बारे में मैं बता रहा हूँ, जहाँ कॉकस हुई। कॉकस का मतलब एक पार्टी की मीटिंग होती है और पार्टी की मीटिंग होने के बाद उस पार्टी के जो जिस उम्मीदवार के समर्थन में हैं वो अपना अपना समूह बना लेते हैं। और एक पक्ष ऐसा होता है जो किसी का ग्रुप में नहीं होता, वो एक अलग समूह बना लेता है और उसके बाद में जो जिसका समर्थन कर रहे होते हैं जिस उम्मीदवार का, वो उसके पक्ष में भाषण देते हैं और ट्राई करते हैं कि लोग उनके पक्ष में आ जाएं। तो देखिए, इसको दोबारा सुनिए। कॉकस में क्या होता है कि पार्टी की मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद प्रतिभागी यानी डेलीगेट्स, जो राष्ट्रपतियों के जो डेलीगेट्स हैं, अपने समर्थित उम्मीदवार के अनुसार खुद को समूह में, ये समझ लीजिए आप कि जो कॉकस में भाग लेने वाले लोग अपने आप को दो भागों में विभाजित कर लेते हैं, अपने आप को समूहों में बांट लेते हैं। एक कि वो किस उम्मीदवार के पक्ष में है, किस उम्मीदवार के पक्ष में है। और कुछ होते हैं ऐसे अघोषित मतदाता जो अपना एक अलग समूह बनाते हैं। ठीक है, प्रत्येक समूह अपने उम्मीदवार का समर्थन करते हुए भाषण देता है और दूसरों को अपने समूह में शामिल होने की कोशिश करता है। अंत में प्रत्येक समूह के मतदाताओं की संख्या निर्धारित करती है कि प्रत्येक उम्मीदवार ने कितने प्रतिनिधियों को जीता है। अब प्राइमरी और कॉकसेस दोनों खुले और बंद अथवा दोनों मिक्स भी हो सकते हैं। मिक्स का मतलब आधे खुले आधे बंद। खुले और बंद का मतलब है, खुले का मतलब है खुले प्राथमिक, खुले प्राइमरी और कॉकस के दौरान लोग किसी भी राजनीतिक दल के उम्मीदवार को वोट कर सकते हैं। यानी खुले जो प्राथमिक और कॉकसेस हैं
उनमें कोई भी वोट कर सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो उस पार्टी का सदस्य होना चाहिए या पार्टी का पंजीकृत सदस्य होना चाहिए। जबकि एक बंद प्राइमरी और कॉकसेस के दौरान केवल उस पार्टी के साथ पंजीकृत मतदाता भाग ले सकते हैं और मतदान कर सकते हैं। अर्ध खुला और अर्ध बंद प्राइमरी कॉकसेस दो और भी इसके प्रकार हैं। जैसा कि प्राइमरी और कॉकसेस की प्रक्रिया संपन्न हुई और ये पार्टी के नियमों के आधार पर होती है, और इसमें क्या होता है, प्लेज्ड और अनप्लेज्ड डेलीगेट चुने जाते हैं इस प्राइमरी और कॉकसेस में। अब ये डेलीगेट्स क्यों चुने जाते हैं, क्योंकि ये डेलीगेट्स आगे जो नेशनल पार्टी कन्वेंशन होता है उसमें जाके राष्ट्रपति के उम्मीदवारों का चयन करते हैं। तो ये डेलीगेट्स कौन होते हैं, ये डेलीगेट्स पार्टी के महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते हैं, पार्टी के एक दबंग नेता होते हैं, पार्टी के नेता प्रभावशाली नेता होते हैं, कह सकते हैं, ये डेलीगेट्स होते हैं। प्लेज्ड डेलीगेट का मतलब ये है कि ये जिस उम्मीदवार के, चूँकि जब प्राइमरी और कॉकसेस होते हैं तो वहाँ जो मतदान होता है, वहाँ जो वाद विवाद होता है वो उन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के नाम से होता है। इसलिए जो डेलीगेट्स होते हैं वो उन पार्टी के उम्मीदवारों के लिए होते हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने किसी स्टेट में प्राइमरी संपन्न की तो उस प्राइमरी में डोनाल्ड ट्रंप को जितने मत मिले, माना कि उसको किसी और स्टेट में 20 डेलीगेट चुने जाने हैं, किसी स्टेट में टोटल डेमोक्रेटिक पार्टी के या रिपब्लिकन पार्टी के डेलीगेटों की संख्या 20 है। अगर उस स्टेट में डेलीगेटों की संख्या 20 है और उस स्टेट में रिपब्लिकन पार्टी के द्वारा डोनाल्ड ट्रंप ने 60% मत प्राप्त किए तो उसको 20 में से 12 डेलीगेट्स प्राप्त होंगे। यह है प्रोपोर्शनल मेथड डेलीगेट्स का। और वो डेलीगेट्स प्लेस डेलीगेट हैं, वो डेलीगेट्स उस राष्ट्रपति के प्रति वोट डालेंगे, उसके प्रति वोट डालने के लिए वो बाध्य हैं। हालांकि ऐसा लिखित में कहीं भी नहीं है, बट ये एक परंपरा है, या ये वो जो प्लेस डेलीगेट हैं उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो निश्चित रूप से वहीं पे वोट डालेंगे। हाँ, एक केस है कि हो सकता है वो वोट ना डालें, जब पार्टी के नेशनल कन्वेंशन में एक बार में किसी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हुआ हो, तो जब वो दोबारा या कंटेस्टेड वोटिंग होती है या दूसरा जब सम्मेलन होता है तो वो अपना वोट बदल भी सकते हैं। इनको बाध्य प्रतिनिधि यानी प्लेज डेलीगेट को विशेष उम्मीदवारों के लिए समर्थन व्यक्त करने के लिए बाध्य किया जाता है, जैसा कि उनके राज्य की प्राइमरीज और कॉकसेस को निर्धारित करते हैं। अनबाउंड प्रतिनिधि अपने राज्य में कॉकस या प्राइमरी के परिणामों की परवाह किए बिना किसी भी उम्मीदवार के लिए समर्थन व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है। जो ये अनबाउंड डेलीगेट्स हैं या ये सुपर डेलीगेट्स हैं, ये हर पार्टी में एक निश्चित प्रतिशत में अनबाउंड या सुपर डेलीगेट्स होते हैं। और ये अनबाउंड और सुपर डेलीगेट्स पार्टी के कुछ रूल्स होते हैं, जो पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो अनबाउंड या सुपर डेलीगेट्स होते हैं, और वो किसी को भी उस पार्टी से संबंधित किसी भी उम्मीदवार को वोट करने के लिए स्वतंत्र हैं, यानी वो बाध्य नहीं हैं। तो ये हैं। और कोई भी उम्मीदवार डेलीगेट्स प्राप्त करने के लिए तब ऑथराइज होता है जब वो कम से कम 15% प्राइमरी या कॉकसेस में 15% मत प्राप्त करता है। अब यहाँ तक हमने डेलीगेट्स आवंटित कर दिए। अब होता है राष्ट्रीय सम्मेलन। राष्ट्रपति के निर्वाचन से पूर्व जनवरी के महीने में प्रत्येक राजनीतिक दल एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करता है। प्रत्येक दल का राष्ट्रीय सम्मेलन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए अपने दल के उम्मीदवारों को नामांकित करता है।
उपराष्ट्रपति पद के लिए उस व्यक्ति का चयन किया जाता है जो राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के निवास के राज्य से भिन्न राज्य का निवासी हो। पर ऐसा भी किया जाता है कि राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी देश के एक भाग का निवासी है तो उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी देश के दूसरे भाग का निवासी होता है। ये होता है राष्ट्रीय सम्मेलन। जब राष्ट्रीय सम्मेलन होता है तो राष्ट्रीय सम्मेलन में जो डेलीगेट्स चुने जाते हैं प्राइमरी और कॉकसेस के द्वारा, वो फाइनली अपने उम्मीदवारों के लिए, अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट करते हैं। तो जो प्रथम चरण में जीत जाता है वो उम्मीदवार बन जाता है, और अगर प्रथम चरण में वो स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता तो उसके लिए दूसरे चरण की मतगणना होती है, दूसरे चरण का वोटिंग होती है। दूसरे चरण की वोटिंग में दोनों डेलीगेट्स, प्लेज डेलीगेट और अनबाउंड या सुपर डेलीगेट वोटिंग करते हैं। अब उन दोनों डेलीगेटों के बहुमत को, दोनों प्रकार के डेलीगेट्स के बहुमत को जो प्रत्याशी प्राप्त कर लेता है वो राष्ट्रपति चुनाव के में प्रत्याशी के लिए खड़ा हो जाता है। मतलब यहाँ तक की प्रक्रिया केवल ये थी कि किस पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा, केवल किस पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा। उदाहरण के लिए कि हमारे देश में बीजेपी और कांग्रेस दो महत्वपूर्ण दल हैं। अगर ये हम अमेरिका जैसी पद्धति अपनाएं तो हमें ऐसा नहीं कर सकते कि हम मर्जी से घोषणा कर दें कि हमारा राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार ये होगा, हमारा ये होगा। इसके लिए पूरे देश में पार्टियों के अंदर चुनाव होंगे कि हम किसको उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। तो उसके बाद फिर औपचारिक प्रक्रियाएं शुरू होंगी। अब दूसरा चरण होता है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल और निर्वाचन। पहले चरण का संपन्न होने के बाद दोनों लोग अपने धुआंधार प्रचार अभियान में जुड़ जाते हैं, यानी डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी दोनों पार्टियों के उम्मीदवार अपने अपने पक्ष में धुआंधार डिबेट्स करने में जुट जाते हैं। उसके बाद आता है निर्वाचक मंडल का निर्वाचन, यानी वहाँ पर एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, वो राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। दोनों दलों के उम्मीदवार अमेरिका के 538 निर्वाचक मंडल के सदस्यों का बहुमत प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। यानी अमेरिका में जब राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से होता है, इलेक्टोरल कॉलेज में 538 सदस्य होते हैं। 538 सदस्य इस प्रकार से डिफाइन किए गए हैं या इस प्रकार से निर्धारित किए गए हैं कि हर राज्य को केवल उतने सदस्य प्राप्त होते हैं जितने सदस्य उस राज्य के कांग्रेस से हैं। जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर उदाहरण के तौर पर राजस्थान, जैसे हमारे यहाँ पे जो संसद है वो राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। हमारा राजस्थान राज्यसभा और लोकसभा में जो सदस्य मिलकर भेजता है, लोकसभा में 25, राज्यसभा में 10, तो इस प्रकार से 35 सदस्य होते हैं। तो ये 35 सदस्य राजस्थान से इलेक्टोरल कॉलेज के माने जाएंगे। उदाहरण बता रहा हूँ। इसी प्रकार से अमेरिका के राज्यों में ये प्रक्रिया संपन्न होती है कि वहाँ की सीनेट और वहाँ की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जितने जितने सदस्य उस राज्य से हैं उतनी संख्या में वहाँ इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य होते हैं। अमेरिका में प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों की संख्या 438 + 100 है, क्योंकि यहाँ 435 सदस्य तो होते हैं। प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या 435 है और 100 सदस्य किसकी है? 100 संख्या है सीनेट की, इनको मिला के। और इसमें जो 3 सदस्य हैं वो कोलंबिया के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। हालांकि कोलंबिया डिस्ट्रिक्ट का प्रतिनिधित्व वहाँ की कांग्रेस में नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में उसको प्रतिनिधित्व दिया गया है, इसलिए ये प्रतिनिधिमंडल 538 सदस्यों का बनता है। तो कहने का मतलब है, इसलिए राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अमेरिका के आम जनता के द्वारा 50 राज्यों से 538 सदस्यों का चयन होता है, जिनका कार्य केवल राष्ट्रपति का निर्वाचन करना है, और राष्ट्रपति के निर्वाचन के बाद इनका कार्य समाप्त हो जाता है। प्रत्येक राज्य निर्वाचक मंडल में उतने ही निर्वाचित सदस्य होते हैं जितनी सदस्य उस राज्य के प्रतिनिधि सदन और सीनेट के सदस्य होते हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल या तो अपनी प्राथमिक संस्थाओं या राज्य सम्मेलनों के द्वारा राज्य में निर्वाचक मंडल के लिए उम्मीदवार खड़े करता है। यानी इलेक्टोरल कॉलेज के जो सदस्य हैं
वो प्राइमरीज और कॉकसेस के माध्यम से उसी समय भी चुन लिए जाते हैं। एक तो उस समय दो काम होते हैं, एक तो डेलीगेट्स होते हैं जो पार्टी के आंतरिक गतिविधि के लिए काम आते हैं, और एक होते हैं इलेक्टर्स जो उसी समय निर्धारित कर लिए जाते हैं कि हमारे इलेक्टर्स ये होंगे। प्रत्येक राज्य के निर्वाचक मंडल में उतने ही सदस्य होते हैं जितने उसके सीनेट या प्रतिनिधि सदन में सदस्य होते हैं। 23वें संशोधन के अनुसार कोलंबिया जिले को 3 प्रतिनिधि भी निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं। निर्वाचक मंडल के सदस्यों का निर्वाचन व्यक्तिगत ना होकर सामूहिक होता है। इसके परिणामस्वरूप किसी दल को किसी राज्य में जनता के मतों का बहुमत प्राप्त होता है, उसी दल के प्रत्याशी राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल के सदस्यों के रूप में निर्वाचित होते हैं। कहा जा सकता है कि निर्वाचक मंडल के सदस्यों के लिए किए जाने वाला मतदान परोक्ष रूप से राष्ट्रपति के लिए ही होता है, क्योंकि जिस दल के लोगों को जनता निर्वाचक मंडल के लिए चुनती है, स्वाभाविक रूप से उसी दल के राष्ट्रपति चुना जाता है। अब यहाँ पर एक दो चीज़ बहुत ध्यान रखने की है। हमने इलेक्टोरल कॉलेज को चुन लिया, यहाँ पर एक सिस्टम और लागू होता है, विनर्स टेक ऑल। जैसे जिस राज्य में जिस व्यक्ति को बहुमत मिले, जिस उम्मीदवार को बहुमत मिला, तो इलेक्टोरल कॉलेज के सारे कैंडिडेट उस राज्य के लिए उस उम्मीदवार के या उस पार्टी के ही माने जाएंगे। उदाहरण के लिए राजस्थान राज्य में इलेक्टोरल कॉलेज में 35 सीटें हैं। 35 सीटें हैं और बहुमत बहुत कम मार्जिन के साथ ए व्यक्ति ने जीता है, तो राजस्थान प्रांत की सारी 35 सीटें ए व्यक्ति को जाएंगी। ठीक है, ए व्यक्ति को जाएंगी। तो कहने का मतलब, तो जो राजस्थान के वोट हैं वो ए उम्मीदवार को चले जाएंगे, वो ए पार्टी, वो जिस पार्टी का है उसको चले जाएंगे। तो विनर्स टेक ऑल्स में ये होता है, जिसके कारण कभी कभी लोकप्रिय वोट की हानि हो जाती है। यानी जिसको पूरे देश में सबसे ज़्यादा वोट मिले हों वो हो सकता है कि राष्ट्रपति का चुनाव ना जीते। ऐसा 2016 में हुआ है, उससे पहले भी 4 बार हुआ है। ऐसा इसलिए हो जाता है कि जो बड़े बड़े स्टेट हैं उनमें जो राष्ट्रपति पद का जो कोई उम्मीदवार है, हो सकता है वो बहुत कम मार्जिन से जीता हो, हैं, परंतु वो जीत गया हो बड़े बड़े स्टेटों में। और हो सकता है कि एक उम्मीदवार, दूसरा जो उम्मीदवार है वो बहुत बड़े मार्जिन से जीता हो, जिसने ज़्यादा वोट प्राप्त किए हों, लेकिन उसने छोटे स्टेट में प्राप्त किए हों और उसने कम राज्यों में प्राप्त किए हों। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि उस दूसरे उम्मीदवार को कुल संख्या में तो वोट ज़्यादा मिल गए हों, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज विनर्स टेक ऑल पद्धति के ऊपर काम करता है। इस कारण से क्या होता है कि जिस उम्मीदवार को जिस राज्य में मतों का बहुमत प्राप्त होता है, उसके लिए उस इलेक्टोरल कॉलेज के सारे सदस्य चले जाते हैं, स्विंग कर जाते हैं, उसके खाते में चले जाते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, और जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है उसी समय पता चल जाता है कि राष्ट्रपति का उम्मीदवार कौन बनेगा। और ये प्रक्रिया जब संपन्न होती है तो हर एक राज्य का गवर्नर एक सर्टिफिकेट बना के देता है कि किस उम्मीदवार को, इलेक्टोरल कॉलेज के किस पार्टी के किस व्यक्ति को कितने मत मिले, वो सारा विवरण देता है। और विनर्स टेक ऑल में कौन विजयी हुआ, ये सारा विवरण फिर सीनेट को भेज दिया जाता है। फिर वहाँ मतों की गणना होती है, और मतों की गणना में जो स्पष्ट बहुमत प्राप्त करता है वो राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। और हो सकता है कोई इस पद्धति यहाँ तक भी स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना कर पाए, तो फिर इसका निर्णय प्रतिनिधि सदन करता है। तीसरा चरण देखिए, निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति के लिए मतदान। निर्वाचित सदस्य निर्वाचक अपने अपने राज्यों की राजधानी में एकत्रित होते हैं और दिसंबर माह के दूसरे बुधवार के बाद आने वाले पहले सोमवार को राष्ट्रपति
वे उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान करते हैं। यह चुनाव मात्र औपचारिकता होता है क्योंकि निर्वाचक मंडल के सदस्य अपने राजनीतिक दल की रिकॉर्डिंग मशीन की भांति होते हैं। मतगणना परिणाम तत्वतः सभी राज्यों के मतपत्रों को प्रमाणित सील किए हुए लिफाफे में सीनेट के अध्यक्ष के पास वाशिंगटन भेज दिया जाता है। वहाँ सीनेट के अध्यक्ष के द्वारा भी लिफाफे कांग्रेस के दोनों सदनों के सदस्यों के सामने खोले जाते हैं। इसके बाद मतगणना की जाती है और परिणाम की घोषणा की जाती है। जो प्रत्याशी निर्वाचकों के मतों का पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लेता है, इसे राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। यदि मतगणना का परिणाम ऐसा ना निकला हो तो जिसमें किसी भी प्रत्याशी को आवश्यक बहुमत प्राप्त ना हो, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन का कार्य प्रतिनिधि सभा करती है और प्रतिनिधि सभा प्रथम अधिकतम मत पाने वाले उन 3 प्रत्याशियों में से एक को राष्ट्रपति चुन लेती है, जिनके नाम सीनेट के अध्यक्ष उसके पास भेजता है। यहाँ पर यह बात ध्यान रखने की है कि निर्वाचन में सदस्य व्यक्तिगत रूप से मतदान नहीं करते। प्रतिनिधियों से मिलकर उस राज्य का एक प्रतिनिधिमंडल बनता है और प्रत्येक प्रतिनिधिमंडल के एक ही मत देता है। गणपूर्ति की उपस्थिति आवश्यक है। उपराष्ट्रपति पद के विषय में आवश्यकता पड़ने पर ऐसा ही सीनेट के द्वारा किया जाता है। तो ये था राष्ट्रपति की समस्त प्रक्रिया। तो इसमें काफ़ी जटिलता है, लेकिन आप इसको 1-2 बार देखोगे तो निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। और समझने वाली जो चीज़ वो है कि प्राइमरी क्या है और कोकसिस क्या है। प्राइमरी समझी और कोकसिस समझी तो समझो आप प्रथम चरण का चुनाव समझा, और प्राइमरी समझी, कोकसिस समझी, फिर डेलीगेट समझे तो समझ लिए कि आपने नेशनल कन्वेंशन, और डेलीगेट समझ लिए तो जो प्रथम चरण की प्रक्रिया है वो अच्छी तरह से समझ लें। उसके बाद जब इलेक्टोरल कॉलेज की प्रक्रिया है, अगर इलेक्टोरल कॉलेज समझ लिया तो आपने राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया लगभग पूरी समझ ली, और विनर्स टेक ऑल की पद्धति समझ ली तो ये एक तरह से राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। लेकिन यहाँ ये शब्द ही हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को अच्छी ढंग से समझा सकते हैं। ओके, धन्यवाद।